हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने देखा कि लाइव फैशन शो की सभी तैयारी हो चुकी है। फिर फाइनली करेक्ट टाइम पर शो को लाइव शुरू किया गया और टर्न बाय टर्न सभी मॉडल्स भी सामने आने लगी, जिनकी ड्रेसेस काफ़ी कमाल थी। सभी लोग इस शो में अपना बेस्ट दे रहे होते हैं और हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे होते हैं। साथ ही काफ़ी सारे ऑनलाइन ऑडियंस भी जुड़ चुकी थी जो सभी शो को लाइव देख रहे थे। इसलिए जब शो एंड होता है और डायरेक्टर बताता है कि हमारे लाइव शो पर पूरे 80,000 लाइक्स आए हैं, यानी कि ये शो सुपर हिट रहा, तब सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और एक दूसरे को शाबाशी देने लगे। साथ ही एक ब्रांड के सीईओ ने दारिम को थैंक्स भी करा। अगर दारिम ने उनकी क्लो वॉइस से नहीं बताया होता तो आज उनका ब्रांड बर्बाद हो जाता। कांग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली फैशन शो सक्सेसफुल रहा, स्पेशली दारिम की वजह से। इसलिए वो दारिम से बोला, कितनी बड़ी सक्सेस देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। तो दारिम कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सभी पर प्राउड फील कर रही हूँ। कांग उसे कहता है कि कल टाइम निकाल कर मुझसे मिलना, क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर चला गया। जबकि दारिम सोचती रह गई कि भला अब इनको मुझसे क्या बात करनी है। तो वही रात में कांग ने अपने दोस्त से बात करी कि मैंने एक गलती कर दी, यानी मैंने हमारी कंपनी के सबसे हार्ड वर्कर एम्प्लॉय को ऐसी कॉरपोरेशन के जासूस समझ लिया था, जिस वजह से मैंने उसे काफ़ी कुछ सुनाया। तब दोस्त कहता है कि देख, गुस्सा तो तेरा शुरू से खराब, इसलिए अब तुझे इस एम्प्लॉय से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो भी काफ़ी प्यार से। अगर वो लड़की है तो तू उसकी तारीफ करके उसे सॉरी कह सकता है। कांग ये सब मान गया, लेकिन जब नर्वस होकर वो दारिम से मिला तो वो डायरेक्टली कह देता है कि तुम आज ब्यूटीफुल दिख रही हो। दारिम शौक हुई और पूछते हैं कि मतलब। तब वो हिचकिचाकर कहता है कि मतलब कि ये मग ब्यूटीफुल लग रहा है, जबकि कांग के पास भी सेम मग था। इसे दारिम को कांग अजीब लगने लगा। तो वहीं कांग भी खुद से कहता है कि ये सॉरी करना कितना मुश्किल है। फिर तभी दारिम किसी काम से यहाँ से चली गई। वो बाहर अपने दोस्तों के साथ वेयर हाउस का सामान ट्रक में रखवाती है। फिर ली चैन के पोस्टर को काफ़ी प्यार से देखने लग जाती है। उसे अपना ड्रीम याद आने लगता है कि उसे ली चैन के पहले को एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना है। फिर वो सोचती है कि एक छोटा सा फैशन शो करना इतना मुश्किल है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। फिर वो खुद को समझाती है कि नहीं, मुझे अपने ड्रीम को हर हाल में पूरा करना है, यानी कि मैं फुल हार्डवर्क करूँगी। कि तभी लीचन वहाँ हीरो स्टाइल में एंट्री मारता है और दाम के पोस्टर घूरने पर हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये बैनर चाहिए? अगर हाँ तो तुम ये रख सकती हो। तब दारिम काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्या सच में मैं इसे रख सकती हूँ? क्योंकि वो 12 साल से लीचन के हर एक फोटो को कलेक्ट करते आई, इसीलिए अब इसकी फेवरेट हैबिट बन चुकी थी। जब मैंने उतारा जा रहा था तो अंकल बोले कि तुम इसका भला करोगे क्या? तो दारिम कहते हैं कि बस मुझे ये चाहिए। लीचन भी कहता है कि हाँ, इसे ये दिल से चाहिए, इसे दे दो। वही कांग जब राउंड पर था तो उसको पता चलता है कि दारिम अपनी जगह पर नहीं है। इससे वो परेशान हो गया कि आखिर दारिम कहाँ चली गई। तो वहीं लीचन और दारिम दोनों साथ में बैठे थे। लीचन पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तब दारिम चुप हो गई कि अब भला मैं इन्हें क्या बताऊं। लीचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी बिजी थी। फिर तभी वो दारिम के क्लोज आकर कहता है कि लाओ अपना नंबर दो, क्योंकि मैं किसी दिन तुमको डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। दारिम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। फिर बहुत प्यार से अपना नंबर लीचन को दे देती है। लीचन बातों बातों में पूछता है कि वैसे तुम मेरे फैन कब बनी? तब दारिम लीचन को अपनी स्टोरी बताने लगी। जब वो स्कूल में थी तो वो काफ़ी अकेली थी और डिप्रेस रहती थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। जो उसके क्लासमेट्स थे वो उसे बुली करते थे और पूरा स्कूल उसे ऐसे इग्नोर करता था जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। फिर एक दिन रेडियो पर उसने लीचन का इंटरव्यू सुना। इंटरव्यू में लीचन ने बताया कि वो भी स्कूल टाइम में आउटकास्ट था, लोग उसे इग्नोर करते थे, इसलिए उसके वजह से इतनी विश थी कि काश कोई एक पर्सन आकर उसे बात कर ले। फिर वो अपने फैंस को मोटिवेट करते हुए कहता है कि जो लोग आज अकेले हैं उन्हें गिव अप नहीं करनी है। एक दिन तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जरूर आएगा जो तुम्हें प्यार करेगा, इसलिए तब तक स्ट्रांग बनकर रहो। दारिम ये सब सुनकर रोने लग जाती है। जब वो लीचन की फैन बन गई तो यहाँ दो लड़कियाँ आती है। वो दारिम के पास डीएनएक्स की बुक देकर पूछती है कि क्या तुम भी डीएनएक्स की फैन हो? फिर तो हमें दोस्त बनना चाहिए। फिर दोनों अपने अपने बायस के बारे में बताकर दारिम से उसके बायस के बारे में पूछती है। दारिम में बताया कि लीचन। तब ये दोनों और भी ज़्यादा खुश हो गई कि चलो हमारे हस्बैंड्स यानी बायस अलग अलग, इसलिए हमें कभी लड़ाई नहीं होगी। तब कुछ इस तरह दारिम इन दोनों की दोस्त बन गई थी। इसलिए प्रेजेंट में बताती है कि वो दोनों आज भी मेरी दोस्त हैं। इसलिए मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी वजह से एक तो मुझे लाइफ जीने की हिम्मत मिली और मेरी दोस्त भी बन पाई। साथ ही तुम्हारे सॉन्ग्स ने मुझे उस टाइम से बाहर निकाला था जब मैं उम्मीद हारने लगी थी। लीचन खुश हुआ दारिम की ये बातें सुनकर कि तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग हो। फिर फ्लर्ट करते हुए पूछता है कि वैसे मेरे हैंडसम फेस ने भी तुमको मेरा फैन बनाने पर मजबूर करा होगा ना? तब दारिम हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, आप बहुत हैंडसम हो।
साथ ही आप बहुत अच्छे इंसान भी हो। तब लीचन कहता है कि वैसे हो सकता है कि मैं अच्छा इंसान बनकर दिखाता हूँ, पर रियल में ऐसा नहीं हूँ। तब दारिम कहती है कि मैं आपको पूरे 12 साल से जानती हूँ, इससे मुझे यकीन है कि आप एक अच्छे इंसान ही हो, क्योंकि 12 साल तक कोई भी फेक बनकर नहीं रह सकता। तब लीचन को दारिम की यह बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो दारिम को काफ़ी प्यार से देखने लगा। फिर थैंक्स करते हुए उसके सर पर अपना हाथ फेरने लग जाता है कि तभी कांग भी वहां आ गया, जो कि शौक हुआ इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर। दारिम जब कांग को आते हुए देखते तो लीचन से रिक्वेस्ट करती, प्लीज हमारे सीईओ को मत बताना कि मैं आपकी फैन हूँ, तो मुझे गलत समझकर कंपनी से बाहर ही न कर दे। फिर जब कांग यहाँ आया और थोड़ा सैड होकर दारिम का नाम पुकारता है, क्योंकि उसको काफी बुरा लगा था दारिम को किसी और के साथ देखकर, तब दारिम भी उसे हैरानी से देखने लगी। कांग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो दारिम बताते हैं कि वो बस यहाँ पर बैनर लेने आई थी और फिर तभी चली गई। तो कांग लीचन से पूछने लगे कि वो यहाँ क्या कर रहा है दारिम के साथ, यानी वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहा है। तब लीचन समझाता है कि दारिम के बालों में कुछ अटक गया था, तो मैं बस वही निकाल रहा था। पर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम जेलस हो रहे हो? ये सुनकर कांग की बोलती बंद हो गई और वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि दारिम जब बहुत मेहनत के साथ उस बैनर को उठाकर घर लेकर जा रही थी कि तभी उसको रास्ते में कांग मिला, जो उसने दारिम को लिफ्ट ऑफर करी। तो दारिम खुशी से मान गई। फिर जब वो कार में बैठी तो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। तो कांग कुछ नहीं कहता। फिर मौका देकर वो फाइनली दारिम से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता और कहता है एससी कॉर्पोरेशन जल्दी अपोलो जैसा एक फैशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है और अपोलो की कुछ ब्रांड्स ऑलरेडी एससी कॉर्पोरेशन के साथ जा चुकी है। साथ ही अपोलो की कुछ इन्फॉर्मेशन भी लीक हुई है। इसी वजह से मैं परेशान हो गया था और मुझे लगा था कि शायद तुमको एससी कॉर्पोरेशन ने हमारी कंपनी में जासूसी करने के लिए भेजा है, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें काफ़ी कुछ सुना दिया। दारिम ये सुनकर शौक हो जाते हैं, क्या कांग ने सच में उसे स्पाई समझ लिया था? बट दारिम गुस्सा होने की बजाय हंसने लगी और मजाक बनाते हुए कहती है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि कांग ने उसे स्पाई समझ लिया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे तो ये सब एकदम मूवी जैसा लग रहा है। कांग एम्बैरेस हो जाता और दारिम से हंसी बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद दारिम उससे भरोसा दिलाती है कि वो ऐसी नहीं है, बल्कि उसे अपोलो पर पूरा ट्रस्ट है। वह कहती है कि एससी कॉर्पोरेशन के कंपैरिजन में मुझे अपोलो ज़्यादा पसंद आया है। इस साथ ही दारिम को पूरा यकीन था कि अपोलो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगा एंड एक दिन एससी कॉर्पोरेशन को भी पीछे छोड़ देगा। दारिम की बातें सुनकर कांग सरप्राइज रह जाता है और उसे फील होता है कि दारिम जो भी कह रही है वो दिल से कह रही है। फिर दारिम ये भी कहते हैं कि उस जासूस को ढूंढेगी जो सच में अपोलो की इन्फॉर्मेशन उसको लीक कर रहा है। बाय द वे गाइस, आप सबको क्या लगता है कि वो जासूस कौन हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हम अगले सीन में चलते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ आ गया था, लेकिन उसको बार बार दारिम की हंसी याद आ रही थी कि वो कैसे हंस रही थी और हंसते हुए काफ़ी प्यारी भी लग रही थी। इसलिए कांग खुद से कहता है कि आखिर मेरी अपोलॉजी में ऐसी क्या फनी बात थी जो वो हंसती ही जा रही थी कि तभी उसका एआई रोबोट कहता है शायद दारिम आपके साथ कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन फिर एआई रोबोट एक और पॉसिबिलिटी बताने लगा, क्या हो सकता है दारिम के माइंड में आपके लिए फीलिंग्स हो तभी उतनी कंफर्टेबल हो जाती है आपके साथ। ये सुनकर कांग बुरी तरह शॉक रह गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता गया। एआई रोबोट उससे पूछता है कि क्या आप दारिम के साथ स्पेन के मूवमेंट्स के बारे में बार बार सोचते हो? कांग थोड़ा हेजिटेशन के बाद बताता है कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो तो रहा है। तब एआई रोबोट एक्सप्लेन करता है कि किसी पर्सन के बारे में बार बार सोचना दिल से कनेक्ट होता है, इसीलिए शायद ये आपके अटैचमेंट की फर्स्ट स्टेज है। कांग तुरंत मना करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हंस वो रही थी ना कि मैं। तब एआई रोबोट बताने लगा कि ये तो और भी स्ट्रांग प्रूफ है कि आपके दिल में भी दारिम के लिए फीलिंग्स है। तो वही दारिम को लीचन का मैसेज आता है, पूछता है कि क्या हम वीकेंड पर मिल सकते हैं? तो ये देखकर वो बुरी तरह शॉक रह गई। उसकी फ्रेंड्स को सिचुएशन समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, यानी वो दारिम को बताती है कि लीचन क्लियरली उसे डेट के लिए पूछ रहा है। दारिम और भी ज़्यादा शॉक हो गई ये सुनकर और एक्साइटेड भी। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो सिर्फ एक फैन की तरह ही जाए या फिर कुछ और समझ के, क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती है कि लीचन उसे एक वुमेन की तरह समझता होगा। उसी फ्रेंड याद दिलाती है कि फैन भी तो एक वुमेन ही होती है। तब दारिम के दिल में थोड़ी उम्मीद आने लगी कि कहीं सच में मैं उनके लिए थोड़ी सी स्पेशल तो नहीं हो गई हूँ। अब
लीचन के लिए एक वाइन शॉप में जाते जहाँ फीमेल सेल्स पर्सन उसे पूछते हैं कि क्या आपको वाइन किसी ऐसे पर्सन के लिए चाहिए जिसे वो लाइक करती है। दारिम बिना सोचे समझे हाँ कह देती है और कहते हैं कि बस मुझे बेस्ट वाइन सजेस्ट कर दो। तब कांग ने भी ये बातें सुन ली क्योंकि वो उस टाइम वहीं पर आया हुआ था। दारिम बताते हैं कि ये गिफ्ट 30 साल के पर्सन के लिए है जो कि काफ़ी थॉटफुल है। तब सेल्स पर्सन उसी की स्पेशल वाइन देती है और बताती है कि माना जाता है कि ये वाइन लव को फुलफिल करने में हेल्प करता है। दारिम तुरंत वो वाइन ले लेती है और कांग चुपचाप इस पूरी सिचुएशन को देख रहा था कि आखिर दारिम किसे पसंद करती है जिसके लिए वो इस वाइन को ले रही है। पहले अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दारिम लीचन से मिलने के लिए उस लोकेशन पर आ गई जहां लीचन ने उसे बुलाया था, लेकिन वहां आकर उसे पता चला कि यहाँ तो लीचन की शूटिंग चल रही है कि तभी एक स्टाफ मेंबर ने दारिम से एक्स्ट्रा रोल में हेल्प मांगी और वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, इसलिए दारिम उसे मना नहीं कर सकी। फिर जब लीचन की नज़र दारिम पर पड़ी तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वह शूटिंग के दौरान दारिम काफ़ी नर्वस होती है, इसीलिए ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसे डायरेक्टर गुस्सा करने लगे और दारिम की एक्टिंग उतार कर बोले कि ये भला ये कैसे चल रही है, थोड़ा नेचुरल चलो। तब इस नीचे दारिम को रिलैक्स होने के लिए कहता है और बताता है कि बस मुझे सोचते हुए तुम आगे आती जाओ। तब फाइनली दारिम ने सही से वॉक की एंड लीचन जिसके दिल में अब दारिम के लिए अलग स्पेस बन चुका है, इसलिए वो स्क्रिप्ट की नहीं बल्कि अपनी दिल की लाइंस बोलता है कि फाइनली मुझे वो लड़की मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। तब दारिम बुरी तरह शॉक रह गई और लीचन को देखने लगी, साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है लीचन से ऐसी लाइंस को सुनकर। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में दारिम बहुत प्यार से लीचन को देखने लगी क्योंकि उसे ये लाइन सुनकर अच्छा लगा था, मगर डायरेक्टर ने कट कहा और लीचन को डांटने लगे कि वो स्क्रिप्ट की लाइन्स ही बोले। तब लीचन उनको सॉरी करते हुए वापस अपनी जगह पर चला गया और दारिम बस उसे देखकर खुश हो रही थी। पहले अब शूट के बाद हम देखते हैं कि लीचन दारिम को बताता है कि वो उसके अपने साथ डिनर पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन शूटिंग काफ़ी लंबी रही जिस वजह से उसे रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन कैंसिल करवानी पड़ी। इससे वो दारिम को अपने घर चलने के लिए कहता और खुद उसके लिए डिनर बनाने की बात करता है। दारिम ये सुनकर शौक रह जाती है, क्या वो सच में लीचन के घर जाने वाली है, इसीलिए वो सुपर एक्साइटेड हो गई क्योंकि फैन गर्ल के लिए ये बात बहुत बड़ी बात है कि वो अपने फेवरेट आइडल के घर देख सकेगी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों घर पर आ गए जहां लीचन जब डिनर प्रिपेयर कर रहा था तब दारिम पूरे घर को देखने लगी। अब वो बहुत खुश थी लीचन की ट्रॉफीज को देखकर और उसे हर एक ट्रॉफी के बारे में पता था कि कब किस मूवी की वजह से लीचन को ये ट्रॉफी मिली थी। फिर वो स्टूडियो में गई जहां उसकी नज़र लीचन की फोटोग्राफ्स और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर पड़ती है। दारिम सोचने लग जाते हैं क्या लीचन अभी भी म्यूजिक बनाता है। फिर थोड़ी देर बाद डिनर रेडी हो गया, इसलिए लीचन दारिम को बुलाने लगा। वेल फूड देखकर दारिम काफ़ी इम्प्रेस होती है और कहती है कि सब कुछ बहुत अच्छा बना है एंड अंदर से वो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन फूड उसे बहुत पसंद आ रहा था। इसे जब लीचन कुछ लेने गया तो वो पेट भर कर खाने लगी। फिर डिनर के दौरान दारिम कांग की बात करने लग जाती है, यानी वो लीचन को बताती है कि कांग के क्लोज जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और जब भी कांग उसके पास आता है तो वो काफ़ी डर जाती है। तब लीचन एक्सप्लेन करता है कि कांग हमेशा से ऐसा ही रहा है, यानी वो शुरू में सबके सामने स्ट्रिक्ट बनकर ही दिखाता है। फिर लीचन दारिम को कांग के स्कूल डे के बारे में बताने लगा। जब लीचन 10th ग्रेड में स्कूल ट्रांसफ़र करके आया था तब उसके उस नए स्कूल में एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, साथ ही उसे काफ़ी बुलिंग भी फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे जो उसके पास आकर उसके पैसे छीनने की कोशिश करते थे। तब उस टाइम पर कांग ने लीचन की हेल्प कराई थी। कांग उस टाइम स्कूल का प्रेसिडेंट था, उसके क्रेडिट सबसे अच्छे थे, वो बास्केटबॉल में भी बहुत अच्छा था, यानी वो स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट था। जिसके बाद कांग ने लीचन को अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया था और उसी मोमेंट्स पर उनकी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग हो गई थी। लीचन बताता है कि कांग की वजह से वो धीरे धीरे अपने डार्क टाइम से बाहर आने लगा और ऑलमोस्ट हर एक इवनिंग कांग के घर पर टाइम स्पेंड करता था क्योंकि उसके पेरेंट्स लेट आते थे, इसलिए लीचन को कांग के पेरेंट्स के साथ अच्छा लगने लगा था कि जैसे वही उसकी फैमिली हो, और बस तभी से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे और अभी तक साथ हैं। तब दारिम को अच्छा लगा ये बात सुनकर, वो एक्साइटेड होकर बताने लगे कि वैसे माना मैं आपके स्कूल डेज से नहीं जानती, लेकिन मैं जब से आपकी फ़ैन बनी हूँ मैंने आपको शिद्दत से प्यार किया है, इन पर आपके अलावा मेरे दिल में कभी कोई अपनी जगह नहीं बना पाया। तब लीचन हैरान हुआ ये सुनकर, इसे हंसने लगा तो वो दारिम को भी रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है एक्साइटमेंट में आकर, इसलिए वो चुप हो गई
और जल्दी से एक्सप्लेन करने लगी। उसका मतलब सिर्फ एक फैन के तौर पर था। लीचन दारिम को इतने सालों तक उसका सपोर्ट होने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर लीचन दारिम के लिए पियानो पे करने लगा और एक न्यू सॉन्ग सुनाता है। दारिम को सॉन्ग बहुत पसंद आया। वो कहती है कि इसमें डीएनएक्स वाली फुल फील आ रही है। तब लीचन बताता है कि उसने ये सॉन्ग स्पेशली डीएनएक्स के फैंस के लिए बनाया है, ताकि अगर कभी उनका ग्रुप फिर से साथ आए तो सब मिलकर इस सॉन्ग को सिंग कर सके। ये सुनकर दारिम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच का मूवमेंट थोड़ा स्पेशल होने लगा, क्योंकि दारिम एक टाइम के लिए ऐसा लगा था कि जैसे लीचन दारिम को किस करने वाला हो, मगर तभी यून वहाँ आगे जाती है और कहती है कि भला ये क्या हो रहा है यहाँ। ये सुनकर दोनों चौंक गए। फिर यून दारिम को देखकर उसे टीज करने लग जाती है और कहती है कि ओ अच्छा, इस बार लीचन इस लड़की को लाया है और जरा देखो तो इसको लग रहा था कि जैसे लीचन इसके क्लोज आकर कुछ कर देगा। तब दारिम यूल की बात से शौक हो गई। तुम्हारी लीचन यूल पर चिल्लाए कि बकवास मत करो, लेकिन यूल नहीं रुकी और दारिम की और ज़्यादा इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे आने से तुम्हारा लक चल नहीं पाया। तब लीचन यूल पर और भी ज़्यादा चिल्लाने लगा, पर दारिम कहते हैं कि कोई नहीं, मैं जा रही हूँ, और फिर तभी वहाँ से चली गई। लीचन दारिम को रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट दारिम इस इंसल्ट के बाद इतना ज़्यादा टूट गई थी कि वो करती प्लीज़ मुझे जाने दो दीजिए एंड सॉरी कि मेरी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे गलत समझा। जब लीचन नोटिस करता है कि दारिम कितनी ज़्यादा हर्ट हुई है, इसलिए उसने चुपचाप दारिम को यहाँ से जाने दिया एंड अंदर आकर यूल से बात की कि आखिर वो यहाँ अंदर आई कैसे और उसे क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की, जबकि दारिम सिर्फ उसकी फ़ैन है। यून कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थे तो तूने कभी ऐसे डिनर नहीं बनाया मेरे लिए, तो स्पेशली इस लड़की के लिए क्यों बनाया। तो लीचन एक्सप्लेन करता है कि दारिम पिछले 10 साल से मुझे सपोर्ट करती आ रही है, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल करा था। बट यून नहीं मानी और कहती है कि लीचन हमेशा से एक नाइस गाय बनने की कोशिश करता है। अगर वो हर रिलेशनशिप में इसी तरह बिहेव करेगा तो वो हर बार लोगों को हर्ट कर देगा। ये सुनकर लीचन चुप हो गया, जैसे पास्ट में भी उसने किसी को हर्ट करा हो। दूसरी तरफ घर जाते टाइम दारिम इन बातों से बिल्कुल खोई हुई होती है। वो लीचन की कॉल्स तक को इग्नोर कर देती है और बिना देखे रोड को क्रॉस कर रही थी कि तभी सिग्नल रेड हो गया और एक कार उसे टकराने ही वाली थी कि तभी कांग की नज़र उस पर पड़ गई, जो कि कहीं से आ रहा था। वो कार को दारिम की तरफ आता देखकर अपनी मॉम के साथ हुए एक सिमिलर इंसिडेंट को याद करने लग जाता है, जिसमें शायद उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे दारिम को जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से दारिम बच गई। अब जब कांग ने पूछा कि तुम ठीक हो, वो बोलती है कि हाँ। फिर तब कांग उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि सामने से कार आ रही है। दारिम काफ़ी ज़्यादा डर गई एंड जब कांग ने नोटिस किया कि दारिम पहले से रो रही है, इसलिए वो शांत हो जाता है और उससे आराम से बैठकर पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। दारिम बताते हैं कि आज उसके लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि आज वो चीज़ फाइनली हुई जिसका उसने हमेशा से ड्रीम देखा था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि जैसे वो सब सिर्फ एक सपना था। अब वो नींद से जाग चुकी है, इसलिए उसकी खुशी भी जा चुकी है। कांग को वैसे तो समझ नहीं आता कि दारिम किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर वो दारिम को शांत कराता और थोड़ा मोटिवेट भी करता है। फिर कांग डिसाइड करता है कि वो दारिम को सेफली उसके घर तक छोड़कर आएगा, लेकिन दारिम का पर्स उठाते टाइम उसे रियलाइज़ होता है कि उससे कुछ भी उठ नहीं रहा है, यानी उसका हाथ बेजान हो चुका था। फिर जब डॉक्टर को हाथ दिखाया तो पता चला कि दारिम को बचाते टाइम कांग के हाथ पर फ्रैक्चर हो गया है, जिसके अब ठीक होने में पूरे 2 वीक्स लगेंगे। तब दारिम लीचन को भूलकर कांग के सीट के गिल्टे में चली जाती है, इसलिए बार बार कांग को सॉरी कहती गई। फिर जब वो वापस घर आई तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि सब कैसा रहा एंड तुमको आज तो काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए ना, फिर भी तुम उदास क्यों हो। तब वो अपनी फ्रेंड्स को यूल के बारे में तो नहीं बताते, लेकिन फिर हंस कर दिखाने, देखो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस अभी थोड़ा शौक हो कि मैं अपने आइडल के घर से आई हूँ। तब उसकी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं समझ पाई कि आखिर इसे हो क्या गया है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब कांग का असिस्टेंट पूछता है कि आपकी चोट कैसे लगी, तो कांग बहाना बनाने लगा कि एक डॉग ने धक्का दे दिया था। फिर जब उसको दारिम दिखे तो उसके पास बैठ जाता है, जहाँ दारिम जब नोटिस करती है कि कैसे इंजरी की वजह से कांग को कुछ भी खाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो अपनी हेल्प ऑफर करती है। कांग उससे मना करता है पर वो मानी नहीं।
फिर उसने फिर से काम खराब कर दिया। कांग के कपड़ों पर फुट गिराकर इससे कांग को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ये दारिम मुझे जहां भी मिलती है मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर देती है। पहले बाद में हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कांग लैपटॉप पर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजर्ड हाथ की वजह से उससे काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो नॉर्मली उस हैंड का यूज नहीं करता था। वही दारिम जो अभी तक कांग की चोट की गिल्ड में है, वो कांग को मैसेज कर भेजा कॉल कर देती है। फिर जब उसे पता चलता है कि काम को काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। फिर काम के घर जाते टाइम वो खुद से कहने लगी कि ये मेरा अपनी गलती सुधारने का बहुत अच्छा मौका है कि तभी रास्ते में दारिम की नज़र उसी वाइन स्टोर पर पड़ी जहाँ से वो लिचन के लिए वाइन लेकर गई थी। साथ ही उसको लिचन के बाद भी याद आती है जिसमें वाइन को देखकर कहा था कि ये तो कांग की भी फेवरेट वाइन है, इसलिए दारिम कांग के लिए वो वाइन बाय कर लेती है। फिर फाइनली दारिम कांग के घर आई और उसका वर्क कंप्लीट कराने में हेल्प करती है, जो कि बात कांग को बहुत अच्छी लगी रही थी। फिर जब दारिम ने कांग के घर में स्टिकर लगे देखे जो कि कांग के असिस्टेंट के बच्चे खेलते हुए लगा गए थे, जबकि कांग को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए दारिम कांग की उनको रिमूव कराने में हेल्प कराती है, जिस बीच दोनों के भी अलग ही कंफर्ट जोन बन जाता है। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों काफ़ी पुराने और क्लोज फ्रेंड्स हो, तभी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। फिर जब दारिम जाने वाली थी तो वो कांग को वही वाइन देती है जो कि कांग के लिए लाई थी। बोतल देखते ही कांग को सडनली वाइन स्टोर वाली सिचुएशन याद आ गई। यानी उसे याद आया कि दारिम ने कहा था ये वाइन किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसे वो लाइक करती है। इसे कांग बुरी तरह शॉक रह गया कि इसका मतलब कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, जिसको दारिम सीक्रेटली लाइक करती है। इसलिए यहाँ वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाता है। वहीं दारिम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतने शौक क्यों हो रहे हैं। वेल एपिसोड के एंड में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब दारिम कांग के घर में थी तो तब यहाँ उसने एक ओल्ड हाई स्कूल फोटो को देखा था जिसमें कांग, लिचन और एक लड़की है जो कि इन दोनों की काफ़ी क्लोज फ्रेंड लग रही थी। दारिम सोचने लग जाती है कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है और कांग और लिचन की स्कूल मेमोरीज के साथ इसका क्या कनेक्शन है। मगर जब कांग ने दारिम को आवाज़ दी कि यहाँ आओ, तब दारिम यहाँ से चली गई, फोटो को वापस उसकी जगह पर रखकर। और बस इसी के साथ